जीवन वन जैव वन एवं वन्य जीवन वन जैव विविधता के विशिष्ट हॉटस्पॉट स्थल हैं। जैव विविधता का एक आधार उस क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न स्पीशीज की संख्या है, परंतु जीवों के विभिन्न स्वरूपों जीवाणु, कवक, फर्ण, पुष्पी, पादप, कीट, पक्षी, सरीसृप इत्यादि भी महत्वपूर्ण हैं। वंशागत जैव विविधता को सुरक्षित करने का प्रयास प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। प्रयोगों एवं वस्तु उपस्थिति के अध्ययन से हमें पता चलता है कि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिक अस्तित्व भी नष्ट हो सकता है। स्टेक होल्डर दावेदार हम सभी विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, परंतु वह संसाधनों पर हमारी निर्भरता में अंतर है। हम में से कुछ लोगों के पास कुछ विकल्प हैं, परंतु कुछ के पास नहीं। जब हम वन संरक्षण की बात सोचते हैं तो हमें यह भी सोचना होगा कि इसके दावेदार कौन हैं। वन के अंदर एवं उसके निकट रहने वाले लोग अपने अनेक आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर रहते हैं। सरकार का वन विभाग जिनके पास वनों का स्वामित्व है तथा वे वनों से प्राप्त संसाधनों का नियंत्रण करते हैं। उद्योगपति तो तेंदुपत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने से लेकर कागज मिल तक विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, परंतु वे वनों के किसी भी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते हैं। वन्य जीवन का एवं प्रकृति संरक्षण इसके आदाय आवश्यकता में करना चाहिए। आइए देखें कि प्रत्येक समूह के वन आवश्यकताएं क्या हैं अथवा वन से इन्हें क्या प्राप्त होता है। स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए जलावन, लकड़ी एवं छोटी लकड़ियां एवं की काफ़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। बांस का उपयोग झोपड़ी बनाने में एवं भोजन एकत्र करने एवं भंडार के लिए होता है। खेती के और क्या आप सोच सकते हैं कि वन संपदा का इस प्रकार उपयोग करने से इन संसाधनों का ह्रास हो जाएगा? यह मत भूलिए कि अंग्रेजों के भारत आने से पहले लोग इन्हीं वनों में शताब्दियों से रह रहे थे। अंग्रेजों ने वनों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। उनसे पहले यहाँ के मूल निवासियों ने ऐसे विधियों का विकास किया था जो संपोषी भी होती रही है। अंग्रेजों ने न केवल वनों पर आधिपत्य जमाया वरन अपने स्वार्थ के लिए उनका निर्ममता से दोहन भी किया। यहाँ के मूल निवासियों को एक सीमित क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर कर दिया। वन संसाधनों का किसी सीमा तक अत्यधिक दोहन भी प्रारंभ हो गया। स्वतंत्रता के बाद वन विभाग ने अंग्रेजों से वनों का नियंत्रण तो अपने हाथों में ले लिया, परंतु प्रबंधन व्यवहार से स्थानीय लोगों के आवश्यकताओं एवं ज्ञान की अपेक्षा होती रही। अतः वनों के सब बहुत बड़े क्षेत्र एक ही प्रकार के वृक्षों जैसे कि पाइप टीन एवं यूटिप्लास के वनों में परिवर्तित हो गए। इन वृक्षों को उगाने के लिए सर्वप्रथम सारे क्षेत्र में अन्य सभी पौधों को हटा दिया गया, जिससे क्षेत्र के जैव विविधता बड़े स्तर पर नष्ट हो गई। यही नहीं, स्थानीय लोगों के विभिन्न आवश्यकताओं जैसे पशुओं के लिए चारा, औषधीय वनस्पति, फल एवं नट इत्यादि की आपूर्ति भी नहीं हो पाई। इस प्रकार के रोपण से उद्योगों को लाभ मिला तो वन विभाग के लिए यह राजस्व का मुख्य स्रोत बन गया। उद्योग इन वनों का अपने फैक्ट्रियों के कच्चे माल का स्रोत मात्र ही मानते थे। इन्हीं स्वार्थ से लोगों का एक बड़ा वर्ग सरकार से उद्योगों के लिए कच्चे माल को बहुत कम मूल्य पर प्राप्त करने लग रहा था, क्योंकि स्थानीय निवासियों के लिए अपेक्षा इन व्यक्तियों की पहुंच सरकार में काफ़ी ऊपर तक थी। अतः इन्हें उस क्षेत्र के संपोषित विकास में कोई रुचि नहीं होती। उदाहरण के लिए किसी वन के टीक के सभी वृक्षों को काटने के बाद वे दूरस्थ वनों उपयोग सुनिश्चित करके जिसमें कि वह आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो सके। आपके विचार में लोगों को इस प्रकार व्यवहार करने से कैसे रोका जा सकता है?
अंत में हम चर्चा करते हैं कि प्रकृति एवं वन्य जीवन प्रेमियों के जो वन पर निर्भर तो नहीं है, परंतु वनों के प्रबंधन में उनकी बात को बहुत महत्व दिया जाता है। हमें ऐसे व्यक्तियों का पर्याप्त महत्व नहीं देना चाहिए जो वन नियंत्रण का भाग बन गए हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि स्थानीय निवासी परंपरागत अनुसार वनों के संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण के धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। भारत सरकार ने पिछले दिनों जीव संरक्षण हेतु मृदा देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की थी। इस पुरस्कार मृदा देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया गया, जिन्होंने 1781 में झारखंड के जोधपुर के पास खेचरली गांव में खेचरी वृक्षों को बेचने हेतु 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। अध्ययनों ने इस बात को स्थापित कर दिया कि वनों के परंपरागत उपयोग के तरीकों के विरुद्ध पूर्वाग्रह का कोई ठोस आधार नहीं है। उदाहरण के लिए विशाल हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के सुरक्षित क्षेत्र में एल्पाइन के वन हैं जो भेड़ों के चारागाह थे। घुमंतू चरवाहे प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म काल में अपने भेड़ों घाटी इस क्षेत्र में चरने के लिए ले जाते थे, परंतु इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के बाद इस परंपरा को रोक दिया गया। अब यह देखने के लिए मिला कि पहले तो घास बहुत लंबी होती थी, फिर भी लंबाई के कारण जमीन पर गिर जाते थे, जिससे नई घास की वृद्धि रुक जाती थी। संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को बलपूर्वक रोकने के प्रबंधन नीति संभवतः लंबे समय तक सफल नहीं रह पाई। किसी भी प्रकार से वनों का होने वाली क्षति के लिए केवल स्थानीय निवासियों को ही उत्तरदायी ठहराना ठीक नहीं होता। अब औद्योगिक आवश्यकताओं का एवं विकास परियोजनाओं जैसे सड़क एवं बांध का निर्माण करने पर वन के विनाश एवं उसके होने वाली क्षति को आंखें नहीं मूंद सकते। हमें मानना होगा कि वनों के प्राकृतिक छवि में मनुष्य का हस्तक्षेप बहुत अधिक है। हमें इस हस्तक्षेप की प्रकृति एवं सीमा को नियंत्रित करना होगा। वन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना होगा कि जो पर्यावरण एवं विकास दोनों के हित में हो। दूसरे शब्दों में, जब पर्यावरण अथवा वन संरक्षित किया जाए, इसके सुनियोजित उपयोग का लाभ स्थानीय निवासियों को मिलना चाहिए। यह विवेक की एक ऐसी अव्यवस्था है जिसमें आर्थिक विकास एवं पारिस्थितिक संरक्षण दोनों साथ साथ चल सकें। जिस प्रकार आर्थिक एवं सामाजिक विकास हम चाहते हैं, उसमें ही अंततः यह निर्णय होगा कि उससे पर्यावरण का संरक्षण हो अथवा इसका और विनाश हो रहा है। पर्यावरण को पौधों एवं जंतुओं का सजावटी संग्रह मात्र नहीं माना जा सकता। यही एक जटिल व्यवस्था है जिससे हमें उपयोग हेतु अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। हमें अपने आर्थिक एवं सामाजिक विकास की हेतु संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना है। संपोषित प्रबंधन। हमें इस प्रकार का विचार करना होगा कि क्या उपयुक्त सभी दावेदारों के लक्ष्य वन प्रबंधन हेतु समान है, जबकि स्थानीय निवासियों को उनसे वंचित रखा जाता है। चिपको आंदोलन स्थानीय निवासियों को वनों से अलग रखने की नीति का ही परिणाम है। यह हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला गढ़वाल के रेनी नामक गांव में एक घटना से 1970 के प्रारंभिक दशक में हुआ था। यह विवाद लकड़ी के ठेकेदार एवं स्थानीय लोगों के बीच हुआ था, क्योंकि गांव के समीप के वृक्ष काटने का अधिकार उसे दे दिया गया था। एक निश्चित दिन ठेकेदार के आदमी काटने गए तो जबकि वहां के निवासी पुरुष वहां नहीं थे। बिना किसी डर के वहां की महिलाएं फौरन वहां पहुंची तथा उन्होंने पेड़ों को अपने बाहों से भरकर चिपक कर
ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोक दिया, अतः ठेकेदार को अपना काम बंद करना पड़ा। प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण एवं इसके प्रतियोगिता में पुनः चिपको आंदोलन बहुत तेजी से समुदायों में फैल गया एवं जनसंचार ने भी इसे योगदान दिया और सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वन किसके हैं और वन संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए प्राथमिकता तय करने के लिए पुनर्विचार पर मजबूर कर दिया। अनुभव ने लोगों को सिखा दिया कि वनों के विनाश से केवल वन की उपलब्धता ही प्रभावित नहीं होती, वरन मिट्टी की गुणवत्ता एवं जल स्रोतों भी प्रभावित होती है। स्थानीय लोगों के भागीदारी से निश्चित रूप से वनों के प्रबंधन की दक्षता बढ़ेगी